हेलो एवरीवन, दिस इज सीएम सोनाक्षी गुप्ता। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर हियर, तो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना था, मटेरियल कॉस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। देखो, मटेरियल कॉस्टिंग में तुम्हारे पास अगर हम सारे फॉर्मूले को देखें तो अपने पास टोटल बहुत कम फॉर्मूले हैं। सो लेट्स रिवाइज। सबसे पहला मटेरियल कॉस्टिंग में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब होता है जब भी कोई सप्लायर ऑर्डर प्लेस करेगा, जब भी कोई बिजनेस पर्सन ऑर्डर प्लेस करेगा तो कितनी क्वांटिटी का प्लेस करेगा जहां पे उसको सबसे कम कॉस्ट आएगी। जो ईओक्यू होता है वहां पे ध्यान रखने वाली बात है, पहले तो मुझे बताओ मटेरियल से रिलेटेड कितनी कॉस्ट होती है। मटेरियल से रिलेटेड अपने पास 3 कॉस्ट होती है। सबसे पहले परचेज प्राइस, मतलब परचेज कॉस्ट, सामान को खरीदने में जितना भी खर्च होता है वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। सेकंड अपने पास क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी कॉस्ट होता है, कोटेशन करना, मीटिंग करना, फोन कॉल प्लेस करना, सब कुछ ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है, जिसको हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड अपने पास आता है कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब आप स्टॉक को अपने पास रखते हो तो जो उस पर खर्चा लगता है, उसको कैरी करने का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा लगता है। फिर अपने पास वहाँ पे जो चौकीदार है उसको पैसा देना पड़ता है, जहाँ पे वेयर हाउस है उसका रेंट देना पड़ता है। याद रखने वाली बात है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। उसका लॉजिक हमने क्लास में पढ़ा था और रिविजन वीडियो में भी होगा। सेकेंड, ये बात ध्यान रखनी है। और इंश्योरेंस, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था, अंडर टू ए ओ डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट। ए का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ आर। ध्यान रखना है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मटेरियल के लिए है, फिनिश गुड्स के लिए नहीं है। दूसरा अपने पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जनरली जो कैरिंग कॉस्ट होता है वो इट इज एन परसेंटेज, जो किसके ऊपर होता है, प्राइस ऑफ मटेरियल के ऊपर ये परसेंटेज होता है। यहाँ पे हमने ये बात लिख दी। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि एनुअल प्रोडक्शन 12,000 यूनिट है, बट ए ये नहीं है। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल पर फिनिश गुड्स अगर 2 kg है तो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया, 24,000 हो गया। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो 24,000 पे लगेगा। ए इज 24,000। कभी आपसे अगर पूछ ले कि जो ईओक्यू है उस पर टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू कितना है, ऑब्वियसली आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। ऑर्डरिंग कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, ए एनुअल जो भी आपके पास ऑर्डर साइज होता है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आप ये निकाल के भी दोनों को ऐड कर सकते हो, या एक शॉर्टकट होता है दोनों का विच इज 2AOC अंडर रूट। यहाँ से भी निकल जाएगा, या अलग अलग निकाल के भी आप टोटल कर सकते हो। उसके बाद अपने पास क्या होता है, ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे लीस्ट होती है और इक्वल होती है। कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, व्हेन टू ऑर्डर। व्हेन टू ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, री ऑर्डर लेवल। हाउ मच टू ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, उसको बोलते हैं ROQ। कई बार अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हम ROQ को EOQ ही बोलते हैं, कि कोई हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे भाई जहाँ पे आपका खर्चा सबसे कम लगेगा आप वो मंगा लो, मतलब EOQ मंगा लो। बट हो सकता है क्वेश्चन खुद बोल दे कि वो 4 ऑर्डर में सामान मंगा रहा है, क्वार्टरली ऑर्डर कर रहा है, हाफ ईयरली ऑर्डर कर रहा है, मंथली ऑर्डर कर रहा है। इन दैट केस वही हो जाएगा। फिर अपने पास आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, एट एनी टाइम स्टोर्स में हमारे पास कितना, याद रखना है, मिनिमम कंजम्पशन अलग होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल अलग होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन अलग होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल अलग होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब होता है कि एक दिन में, एक वीक में, या एक मंथ में, या हाफ ईयरली में, या पर क्वार्टर आप मैक्सिमम कितना आरएम को कंज्यूम करते हो। जबकि मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है आपके वेयर हाउस में कितना मैक्सिमम स्टॉक रखा रहता है। तो दोनों में अंतर होता है, कई बार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते तो ध्यान रखना है। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, आपके स्टोर डिपार्टमेंट में, आपके वेयर हाउस में कितना आपके पास स्टॉक रखा होता है रॉ मटेरियल का, मिनिमम कितना स्टॉक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात मैंने लिख कर दे दी थी। स्टॉक फॉर्मूला अंडर वन बिन सिस्टम याद करो। रीऑर्डर लेवल मतलब क्या होता है, रीऑर्डर लेवल को हम किस पे सेट करते हैं, हमेशा मैक्सिमम कंजम्पशन पे, ताकि हम कभी भी स्टॉक आउट की सिचुएशन फेस ना करें। क्योंकि स्टॉक आउट की सिचुएशन होगी तो कस्टमर आएगा और उसको सामान नहीं मिलेगा तो चला जाएगा। इसलिए हम मिनिमम कंजम्पशन पे सेट नहीं करते, एवरेज कंजम्पशन पे सेट नहीं करते, हम हमेशा किस पे सेट करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन पे। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम कंजम्पशन पे सेट करोगे तो कभी भी स्टॉक आउट की कंडीशन सिचुएशन नहीं आएगी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं अपन, ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर 2AOC अंडर रूट, हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, यानी आपके पास मैक्सिमम कितना स्टॉक है वो कैसे निकलता है। जो भी रीऑर्डर लेवल होता है, याद रखो आपने ऑर्डर किस पे प्लेस किया था, ROL पे। जब सामने वाला ऑर्डर लेकर आएगा तो क्या लेकर आएगा, ROQ। हम मान के चलते कि वो मिनिमम टाइम में आ जाएगा, तभी तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक रहेगा। अगर 6 दिन मैक्सिमम टाइम है, अगर मेरे पास 2 और 6 है, अगर वो 6 दिन में आएगा तो मैं 6 दिन का स्टॉक कंज्यूम करूंगी, अगर वो 2 दिन में आएगा तो मैं सिर्फ 2 दिन का स्टॉक कंज्यूम करूंगी। तो यानी मेरा फायदा, मेरा मैक्सिमम स्टॉक कब होगा, जो वो मिनिमम टाइम पर आ जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। फिर अपने पास आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब हम ROL पे ऑर्डर प्लेस किया था,
जनरली वो मैक्सिमम टाइम पे आएगा तो मैं सबसे ज़्यादा स्टॉक कंज्यूम करूंगी और मेरे पास सबसे कम स्टॉक बचेगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं नॉर्मली आ जाता है, जैसे अमेजोन पे भी आपका सामान मैक्सिमम टाइम में नहीं आता, नॉर्मल टाइम में आ जाता है, तो ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लेता है। एवरेज दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। डेंजर लेवल नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में इमरजेंसी लीड टाइम क्वेश्चन में दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना काम हो जाएगा। 2 बिन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, एक जैसे 1 बिन सिस्टम में क्या होता था, अपने पास एक ही बिन होता था और इसी में हम सारा सामान रखते थे और इसी से हम सारा का सारा सामान यूज करते थे, राइट। लेकिन 2 बिन सिस्टम में क्या होता है, हम थोड़ा सा सामान अलग रख देते हैं और एक अपना मेन बिन होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सामान आता है तो इसी में रखते हैं, सामान जाता है तो इसी में से हटा देते हैं। लेकिन हमारे पास हमेशा एक सेफ्टी के लिए ये एक स्टॉक पड़ा रहता है। जब आपके पास साथ पे स्टॉक रखा हुआ है तो होता क्या है कि आपका जो रिस्क लेने का कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। पहले हम किस पे सेट कर रहे थे, मैक्सिमम कंजम्पशन लेवल पे रीऑर्डर सेट कर रहे थे ना, अब हम नॉर्मल पे सेट करते हैं। तो रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला क्या हो जाता है, नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लीड टाइम, और साइड में क्या पड़ा हुआ है, सेफ्टी स्टॉक तो पड़ा ही है, मिनिमम लेवल यही होता है। फिर अपने पास आता है एक और होता है अपने पास मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। इसके लिए मैं एक फॉर्म में से समझा रही हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन से, कि मानो मेरे पास सेफ्टी स्टॉक 2000 है, नॉर्मल कंजम्पशन अपने पास 3000 पर डे, लीड टाइम 3 to 5 डेज है, ठीक है। तो अगर मैं रीऑर्डर लेवल निकालूँ तो 2000 प्लस 3000 और नॉर्मल कंजम्पशन कितना आ जाएगा, नॉर्मल लीड टाइम कितना आ जाएगा, 3 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने पास 14000। अगर मैं इसका भी एक फॉर्मूला लिख दूँ, सेफ्टी स्टॉक 3000 था, 400 पर डे, लीड टाइम अपने पास मान लो 30 डेज है, तो मुझे बताओ अपने पास क्या हो जाएगा, 30 डेज नहीं 15 कर देते हैं, तो मेरे पास सेफ्टी स्टॉक कितने के बराबर होता है, 30 दिन कंजम्पशन, तो 400 अगर एक दिन का है तो इंटू 3 प्लस लीड टाइम सामान का कितना है 15 दिन, तो 15 डेज इंटू में एक दिन का कंजम्पशन कितना है 30। तो यही था कि ये सेफ्टी स्टॉक तो अपने पास है, ये कि भाई सेफ्टी स्टॉक हम 30 दिन की कंजम्पशन के बराबर रखते हैं, वो तो मेरे पास साइड में स्टॉक में पड़ा ही हुआ है, प्लस लीड टाइम कितना लगेगा सामान को आने में 15 दिन, तो मैं 15 दिन पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगी, नॉर्मल लीड टाइम होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है इस वाले का, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब सिंपल क्या होता है कि मान लो मैं एवरेजली 2000 का स्टॉक कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, और पूरे साल में मैंने 20,000 का स्टॉक कंज्यूम किया, तो मुझे बताओ ये 2000 कितनी बार घूमेगा कि 20,000 हो जाएगा, 10 बार। तो यही होता है आरएम कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ आरएम, की कितना टर्नओवर हुआ है, टर्न अराउंड कितना हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज कैसे निकलता है, एक स्टॉक पे जितना भी खर्च होता है, आप एक चीज पर जितना भी खर्च होता है उसकी कॉस्ट में जोड़ देते हो, तो जोड़ देते हो, तो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस में से क्या माइनस करते हो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो। इसमें हम लोग कंटेनर, अगर सामान कंटेनर में आ रहा है तो ऑब्वियसली सप्लायर हमसे कंटेनर के भी पैसे लेगा। जीएसटी का अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो हमारी कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा, तो उसको भी ऐड करेंगे, तो ये इनवॉइस प्राइस बनता है। इसमें हम इंश्योरेंस ऐड करते हैं, फ्रेट ऐड करते हैं। तो कई बार जब हम कंटेनर लेके आते हैं तो सामने वाला बोलता है अगर आप कंटेनर वापस करोगे, तो उसे जब मैंने उसे खरीदा तो उसने 10 रुपये में दिया था, अब वो बोलता है कि जब आप वापस करोगे तो मैं 5 रुपये में ले लूंगा, तो इससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उससे हमने अपना क्रेडिट फॉर कंटेनर माइनस कर दिया। फिर अपने पास आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, और जहाँ पे स्टोर लेजर, स्टोर ओवरहेड जो भी है, मतलब गुड्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे मटेरियल से रिलेटेड हम उसमें ऐड कर देंगे, गुड्स नहीं मटेरियल से रिलेटेड खर्चे ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मटेरियल कॉस्ट इशू टू प्रोडक्शन। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये अपने पास छोटा सा एक रिकैप था मटेरियल कॉस्टिंग का। आई होप आप सबको याद हुआ होगा और आपको याद आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।